कल रात को यहाँ पे तूफान आ रखा था और उस तूफान के कारण मेट्रो लाइन के ऊपर एक पेड़ गिर गया। यार ये पत्थर मारने वाला क्या सिस्टम है? अब देखो ना, कुआलालंपुर की मेट्रो के अंदर आपको लोगों ने पत्थर मारे हुए हैं। जो तमिल ट्रेडर्स यहाँ पे आते थे उन्होंने फिर एक ये मंदिर बनाया। भाई कुंभकर्ण को कैसा दिखा रखा है देखो ना, एकदम ऊपर एकदम खाली है और नीचे चारों तरफ केव्स हैं। थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से इंडिया की तरफ डिपार्चर कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई नई कंट्री, नया दिन और नई शुरुआत, और स्वागत है आपका कुआलालंपुर में, मेरे इस साल की कंट्री नंबर 4। तो भाइयों मैं अभी अपने एक ऐसे मिशन के ऊपर हूँ कि देश को ढंग से घूमना भी है और इस साल के एंड तक 25 से 30 कंट्रीज मुझे कवर करनी है। अभी चल रहा है मई का महीना और इसके बाद भाई मेरे पास 7 महीने और बच जाते हैं ये मेरा मिशन कंप्लीट करने के लिए। ये साल की जो स्टार्टिंग थी वो धीमी हुई थी, लेकिन पिछले 1 महीने में ये मेरी दूसरी कंट्री है और जो मेरी अगली कंट्री है वो भी जल्दी होने वाली है। और जो अगली कंट्री उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं भाई साहब आज के दिन के बारे में। तो अभी हूँ मैं कुआलालंपुर, द कैपिटल ऑफ मलेशिया। भाई कुआलालंपुर के बारे में तारीफ करनी पड़ेगी। जैसे ही मैं यहाँ पे आया ना, मैं बाय लैंड आया था, थाईलैंड से आ रहा था। एक तो यार मलेशिया के रोड बहुत अच्छे हैं। ये जो कुआलालंपुर सिटी है ये चाइना के जो बड़े बड़े शहर है ना उनकी फीलिंग देती है। अभी मान लीजिए LA टाइप फीलिंग आ रही है यहाँ से। मिनी न्यूयॉर्क। यूरोप में तो इतने बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर वाले शहर है नहीं, लेकिन आपको जैसे न्यूयॉर्क जैसी फीलिंग है। मैं नहीं कह रहा कि एकदम न्यूयॉर्क जैसा है, लेकिन यहाँ की रोड मैनेजमेंट और वो सब मुझे काफ़ी सही लगा। ये वाली आप वीडियो देखिए। हाँ जी, ये वीडियो मेरे हॉस्टल की है और भाई इस हॉस्टल के लिए हाउ मच आई एम पेइंग, 550 रुपये पर नाइट। तो मलेशिया जिस हिसाब से मेरे को लग रहा है ना, जितनी हाई फाई सिटी है उस हिसाब से उतना महंगा नहीं है। 550 से 600 रुपये में आपको हॉस्टल मिल जाता है और ईजिली एक टाइम का खाना यहाँ पे 100 रुपये में हो जाएगा, विच इज़ कुछ ज़्यादा ही अफोर्डेबल होगी सिटी। सबसे पहले आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट और उसके बाद यहाँ पे एक फेमस केव्स पड़ती है, बाटू केव्स, वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्टिक डेस्टिनेशन ऑफ कुआलालंपुर। हाँ दाई, मेट्रो किधर होगा? मेट्रो जाए? हाँ सीधा जाना, सीधा फिर लेफ्ट हो जाना। हाँ मेट्रो रेल, मोनोरेल। हाँ, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ कौन सा स्टेशन है। ये हांगतुआ। हांगतुआ सीधा है। सीधा है? हाँ, सीधा। ओके, थैंक यू। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेट्रो में हांगतुआ मेट्रो स्टेशन से 2-3 मेट्रो चेंज करनी पड़ेंगी, मुझे 1 घंटा लग जाएगा। इंटरेस्टिंगली सच्ची बताओ, मुझे किसी भी सिटी में, इतने बड़े शहर में वो नहीं मिलते हैं अफोर्डेबल टैक्सी, लेकिन यहाँ की जो टैक्सी है ना भाई, सच में एनीवन कैन अफोर्ड। बड़ी सस्ती टैक्सी है और इस बात में तारीफ करनी बनती है यहाँ की गवर्नमेंट की। पर एक चीज़ और है, मलेशिया के पास ऑयल रिजर्व ठीक ठाक है, तो ऑयल को एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन तेल तो भाई दुबई के पास भी है, लेकिन दुबई बहुत महंगा हो जाता है। दुबई में आपको 600-650 रुपये में अच्छा हॉस्टल नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वेदर भी ठीक ठाक है यार। और एज़ यूजुअल यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी जो अपनी इंडियन पॉपुलेशन है वो मिल जाएगी, लेकिन सबसे ऊपर जो मिलेंगे दैट आर तमिल्स, और वो मलेशिया में भाई काफ़ी पुराने टाइम से आ रहे हैं। चोलास पांडवास के टाइम से यहाँ पे बिजनेस होता था, खास करके जो अपने साउथ इंडियन कम्युनिटी है उनका। भाई किसी भी बड़े शहर की तरह उस शहर की जो मेन पहचान होती है वहाँ की मेट्रो या फिर वहाँ के फास्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ से होती है। तो ये देखिए रैपिड केल के अंदर 1 2 3 4 5 6-7 टाइप की लाइन है और 6-7 टाइप की यहाँ पे ट्रेन भी चलती हैं। जैसे एयरपोर्ट के लिए एक स्पेशल ट्रेन है जो थोड़ी एक्सपेंसिव है। और यार मैं टैक्सी के मामले में सच में आगे तारीफ करनी पड़ेगी, टैक्सी मेरे को कुछ ज़्यादा ही सस्ती लग रही थी। ये देखिए, मैं जो मेनलैंड मलेशिया है इसके ऊपर ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला हूँ, मैं यहाँ से जल्दी ही बोर्लिंग की तरफ निकल जाऊँगा। पहले तो वहाँ पे काउंटर के ऊपर कोई बंदा नहीं था क्योंकि आज ट्रेन में कोई दिक्कत आ रखी है, तो लेकिन फिर भी उन्होंने शायद काउंटर हमारे लिए ओपन कर दिया एज टूरिस्ट देख के। बेसिकली मलेशिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्पोकन लैंग्वेज है, जो यहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, दैट इज़ मले, विच इज़ लिटिल बिट सिमिलर टू भाषा इंडोनेशिया। मलेशिया के अंदर वैसे अंग्रेजी बोलने में कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। हाँ, तो मैं जो यहाँ के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसकी बात कर रहा था। यहाँ पे भाई सबसे ज़्यादा यहाँ का जो रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसके अंदर मेट्रो और मोनो रेल आती है, रैपिड केएल बोलते हैं उसे, तो वो यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी। 2 रिंगट लग रहे हैं मेरे KL सेंट्रल जाने के। यहाँ का सबसे बड़ा स्टेशन है KL सेंट्रल और फिर वहाँ से मुझे एक और मेट्रो चेंज करके बाटू केव्स तक जाना पड़ेगा। और जो मलेशिया की करेंसी है दैट इज़ रिंगट, मलेशियन रिंगट, और 1 मलेशियन रिंगट इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 17.88, तो आप मान सकते हो 18 रुपये के बराबर होता है। लास्ट टाइम मैं जब आया था 2017 में, उस टाइम मैंने ट्रांजिट ही किया था, लेकिन मेरे को याद है कि मैंने एयरपोर्ट के ऊपर कुछ खाया था, तो उस टाइम मलेशियन रिंगट की कीमत होती थी 1 रिंगट वाज अराउंड 22 और 25, लेकिन अब घट के मलेशियन रिंगट और नीचे आ गया। तो आई थिंक अब अच्छा टाइम है मलेशिया के अंदर ट्रैवल करने का। आ गई भाई मेरी ट्रेन।
इस ट्रेन को आने में काफ़ी टाइम लग गया। अभी मुझे पता चला है कि कल रात को यहाँ पे तूफान आ रखा था और उस तूफान के कारण मेट्रो लाइन के ऊपर एक पेड़ गिर गया, तो उस कारण से जो मेट्रो के टाइमिंग्स हैं और जो मेट्रो का शेड्यूल है वो इफेक्ट हो रखा है, स्पेशली इस लाइन के ऊपर। भाई बारिश तो बड़ी तेज़ आ रखी थी, कल दिन में भी अच्छी खासी थी, रात में और ज़्यादा तेज़ आई और तूफान आया तो उस कारण से गिर गया होगा वो पेड़। इस स्टेशन का नाम है हांगतुआ और यहाँ से मैं जा रहा हूँ KL सेंट्रल। पता नहीं यार, मेरे को इतना एफिशिएंट नहीं लगा, ट्रेन बहुत ही धीरे चल रही थी। इसका चलने का स्टाइल है ना मोनोरेल टाइप था। ये अपने दिल्ली मेट्रो की तरह है, जो भी मेट्रो उनकी तरह टोकन डाला और ये खुल गया भाई। ये देखिए लिटिल इंडिया लिखा हुआ है। ये है KL सेंट्रल, यहाँ का सबसे बड़ा काइंड ऑफ हब मान लीजिए। जैसे दिल्ली में राजीव चौक है ना, राजीव चौक से तो 2 ही लाइन जाती, 3 लाइन जाने लगी शायद आजकल तो। ये जो सामने लाइन देख रही है भाई एयरपोर्ट वाली, शायद KLIA ट्रांजिट, उधर के लिए अलग है। मेरे को शायद जा रहा हूँ उसके KTM कम्यूटर में, और उधर है KLIA एक्सप्रेस। बस हर टाइप का सिस्टम मिल जाएगा आपको यहाँ पे। बहुत बड़ा स्टेशन है। काउंटर टिकट, मलेशिया की जो लैंग्वेज है ना, उन्होंने क्या किया है, जो इंग्लिश के वर्ड्स है ना उनको ऐसे ही लिख दिया जैसे साउंड करते हैं। जैसे कम्यूटर को इंग्लिश में लिखते हैं तो C शायद यूज़ करते हैं, इन्होंने KTM कम्यूटर कर दिया। और काउंटर टिकट को देखो किस तरीके से स्पेलिंग देखो आप, KUNTER, काउंटर टिकट। मतलब कि जो इनका एक्सेंट होता था ना, उसी एक्सेंट के अंदर इन्होंने वो वर्ड बना दिया मलेशियन के अंदर। जैसे अपने हरियाणवी में ना स्कूल को स्कूल बोलते हैं, ई आगे लगाते हैं काइंड ऑफ, तो यहाँ पे स्कूल साउंड को ऐसे बना दिया है। ये देखिए भाई मेरी टिकट। बाटू केव उसके लिए कौन सा है, प्लेटफॉर्म 5 और 6, 5 रूट है। बाटू केव जाने के लगे मेरे 2.60 रिंगट। 2.60 रिंगट आप मान लीजिए कितने हो गए, लगभग 50 रुपये के आसपास। यार ये पत्थर मारने वाला क्या सिस्टम है। अब देखो ना, कुआलालंपुर की मेट्रो के अंदर आपको लोगों ने पत्थर मारे हुए हैं, देख रहे हो सामने इसका शीशा टूटा हुआ है, उधर भी टूटा हुआ है, उधर भी। एक कोच के अंदर 1 2 3 4, एक कोच के अंदर 4 शीशे टूटे हुए हैं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई लोगों के दिमाग में, पत्थर पेल रखा है भाई। अब बेचारी मेट्रो की क्या गलती है। ये आ गई है भाई बाटू के उसकी, ये देखिए ये टूटा हुआ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। बहुत शीशे तोड़ रखे हैं लोगों ने। ये देखो 1 2 3, अरे भाई लेडीज़ वाले कोच में आ गया था गलती से। तो पहुँच गया हूँ भाई बाटू के उस पे। भाई पहुँच चुका हूँ बाटू केव्स के अंदर और यहाँ से मेरी एंट्री होने वाली है। अंदर जाने के बाद आपको इस जगह के बारे में थोड़ा ढंग से बताऊंगा, लेकिन इधर सामने देख लीजिए मलेशिया के अंदर अपने बड़े से हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है और पीछे है भाई बड़ा सारा पहाड़ और यही जगह है बाटू केव्स। अरे इधर पानी पूरी मिल रही है, आके खाएंगे यार, अभी तो नहीं। मैंगो पानी पूरी, फ्रूट्स पूरी, मैंगो स्टिक पूरी, चॉकलेट पूरी, भाई क्या क्या बना दिया इधर। जहाँ पे भी आपको हनुमान जी का मंदिर मिलेगा वहाँ पे बंदर आ ही जाते हैं भाई, कैसे ना कैसे करके। ये देखिए बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति और उधर वो अपना सीना फाड़ के दिखा रहे हैं राम जी और सीता माँ की फ़ोटो अंदर से। उसका लेके भाग गया था, बड़ा चिढ़ गया उसे, गुस्सा हो रहा था दबा के। बंदर देखो ना भाई कितने ज़्यादा है इधर, बढ़िया है इनके भी अच्छा खासा। जब टूरिस्ट आते हैं तो इनको केले वेले दे के चले जाते हैं। इधर ही अपने हनुमान जी की मूर्ति है। हाँ, तो इस बाटू केव्स के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बाटू केव्स एक जगह है जहाँ पर एक बहुत बड़ा हिंदू टेम्पल है, जैसे आप देख ही सकते हो जहाँ पे मैं अभी आ रखा हूँ। तो इस मंदिर की जो स्थापना है वो अपने जो साउथ इंडिया से जो तमिल ट्रेडर्स मलेशिया के अंदर ट्रेड करने आते थे। आपको पुराने टाइम की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ, ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा फिर बोरिंग हो जाएगी। तो अगर हिस्ट्री में जाते हैं तो ये जगह जो मलेशिया है और खास करके ये जगह एक काइंड ऑफ ट्रेडिंग टाउन हुआ करते थे कुआलालंपुर। और पुराने टाइम में यहाँ पे जो चाइनीज और इंडियंस मिला करते थे आपस में, काइंड ऑफ शिपमेंट का हब हुआ करता था। इंडिया से सामान यहाँ पे आता था और चाइना से सामान यहाँ पे आता था और फिर इंटरचेंज होता था, शिपमेंट ट्रांजिट। जब जो तमिल ट्रेडर्स यहाँ पे आते थे तो उन्होंने फिर एक ये मंदिर बनाया और ये मंदिर डेडिकेटेड था। एक टेम्पल बोलते हैं रामायण टेम्पल, जिसके ऊपर पूरे रामायण की झांकियाँ हैं, और दूसरा टेम्पल बोलते हैं मुरुगन का, जो आगे उधर दूसरे वाला जो टेम्पल है ना ऊपर मैं अभी जाऊँगा, वो टेम्पल है डेडिकेटेड टू मुरुगन। मुरुगन आई थिंक अपने एक हिंदू गॉड है, लेकिन उनके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो खास करके जो लोग अपने साउथ इंडिया से हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मुरुगन जो भगवान है उनको नॉर्थ इंडियंस कैसे समझ सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा अगर समझाना चाहो तो मुझे। श्री रामायण केव
अभी उधर ही जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे एक तो भाषा इंडोनेशिया में लिखा हुआ है और दूसरा लिखा हुआ है भाषा इंडोनेशिया, इंग्लिश और तमिल के अंदर। हेलो, हाउ मच इज द टिकट? 10 ringgit. 10 ringgit is the ticket. Can I pay by card? Ah, I can. Okay. This cave is also like the temple inside the cave built during the old time. How old is it? That maybe 1996. 1996. And the Murugan temple? Murugan temple, I don't know. You don't know. Okay. You from? From India. Which part? From Delhi, near to Delhi, Haryana. You know? I also India, Punjab. You're from Punjab? ये देखिए भाई, अभी मैं जो रामायण केव उनके अंदर एंट्री करने वाला हूँ। अच्छी बात ये है कि केव अंदर से है ना गीली वीली है, तो ये मंदिर नहीं है, बस एक गुफा बना रखे, तो आप यहाँ पे जूते पहन के जा सकते हो। अब जैसे मंदिर में जाएंगे तो आपको जूते हटाने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं जगह होगी। तो ये है भाई, ये जो टेम्पल्स हैं और ये जो जितनी भी जगह है यहाँ पर, ये अपने जो साउथ इंडियन ट्रेडर्स हुआ करते थे, स्पेशली तमिल ट्रेडर्स, उन्होंने इस जगह को जिंदा रखा है। और इस मामले में भाई हमें साउथ इंडिया में स्पेशली जो तमिल एम्पायर्स हुआ करते थे, एंड इवन जो आप पूरे साउथ इंडिया को इंक्लूड कर लीजिए, उन्होंने जो अपने हिंदुज़म का मैसेज था वो पूरी दुनिया में फैलाया था। फिर चाहे आप पूरा साउथ ईस्ट एशिया देख लीजिए, इसमें आप मलेशिया ले लीजिए, सिंगापुर ले लीजिए, इवन वियतनाम तक जो इन्फ्लुएंस था, इवन जो खमेर एम्पायर थी कंबोडिया की, अंकुर वाट टेम्पल, उन सब में जो आपको इन्फ्लुएंस मिलेगा ना, वो जो अपने साउथ इंडिया के ट्रेडर्स थे वो सब यहाँ तक लेके आते थे। अपनी वैल्यूज़ को पूरी दुनिया तक फैलाने में जो अपने साउथ इंडियन ट्रेडर्स थे और ख़ास करके तमिल ट्रेडर्स, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ये देख लीजिए भाई, आप सामने जो मैं देख पा रहा हूँ वो हैं विष्णु और नीचे हैं श्री कृष्ण, जो अर्जुन को कुछ संदेश दे रहे हैं, जो मेरा मानना है भाई। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि इमेज से मुझे यही लग रहा है कि श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ बता रहे हैं। और यहाँ से एंट्री हो रही है भाई। इधर पूरे रामायण की झांकी दिखा रखी है। ये देखिए, इधर श्री राम, लक्ष्मण और साथ में हनुमान, और सामने फिर रावण है या फिर रावण के बेटे का नाम क्या था, नाम भूल गया यार। ये शायद वाल्मीकि जी की फ़ोटो है। और जो राजा दशरथ थे वो प्रे कर रहे हैं अपने बेटों के लिए। हाँ भाई, फिर राजा दशरथ के फिर सारे बेटे होते रामायण के। रामा इज़ बोर्न टू कौशल्या एंड दशरथ, ट्विंस लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न बोर्न टू सुमित्रा, and Bharat is born to Queen Kekeyi and Ram, Lakshman and Shatrughan learning Ved। भाई पूरी रामायण को डिपिक्ट किया हुआ है। ऐसे जाएंगे तो पूरी रामायण आपको दिखेगी। मिथिला में जाते हैं, यहाँ पे वो श्री राम धनुष तोड़ते हैं और सीता और राम जी की वरमाला होती है। ये वाला सीन कौन सा डिपिक्ट है, आप मुझे बता सकते हैं? आई थिंक कोई बूढ़ी माँ कैकेयी को बोल रही हैं कि भरत को राजा बनना चाहिए। और उसके बाद फिर राम, सीता एंड लक्ष्मण क्रॉसिंग द गंगा रिवर ऑन कुगन्स बोट। उसके बाद आई थिंक ये भरत मिलाप, हाँ। और फिर उधर रावण जटायु के साथ आता है। तो भाई यहाँ पे जूते अलाउड नहीं है, तो शूज़ मैं यहाँ पे उतार सकता हूँ। ये भाई जो अंदर का एक बहुत बड़ा हॉल वे है, वहाँ पे आ गया हूँ मैं। और सामने जो आपको स्टैचू दिख रहा है वो है शिव जी का। ऐसा दर्शाया हुआ है कि शिव जी एकदम माउंट कैलाश के ऊपर बैठे हुए हैं। और अंदर से केव देखिए भाई, एकदम नेचुरल फॉर्मिंग की है भाई ये, और बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा हॉल वे है। आई थिंक यहाँ पे प्रेयर वेयर और योगा होता है, जिस हिसाब से लग रहा है ना, योगा होता है यहाँ पे। सामने शिव जी और इधर योगा करते हैं लोग। श्री कैलाश केव, फर्स्ट 11 फीट कैलाश शिवा स्टैचू। ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये है भाई नेचुरल फॉर्मिंग 12 फीट का शिवलिंग। ऊपर से पानी गिरता रहता है और नीचे ये शिवलिंग टाइप में हो गया। ये नेचुरल फॉर्मिंग है भाई, किसी ने बनाया नहीं है। जब यहाँ पे अपने जो अर्ली तमिल ट्रेडर्स आए होंगे और देखा कि ऊपर पानी भी गिर रहा है, तो ये शिवलिंग हो गया है यहाँ का। ऊपर वाला सेगमेंट पूरा शिव जी को डेडिकेटेड है, तो वहाँ पे योगा क्लासेस होते हैं, मेडिटेशन सेंटर भी है, क्योंकि ध्यान के मामले में शिव जी शायद सबसे बड़े माने जाते हैं। ध्यान मुद्रा में शिव जी की आपको बहुत मूर्तियाँ और स्टैचूज़ मिलेंगे। और ये भाई जब हनुमान जी लंका में जाते हैं, लंका में आग लगा के आ जाते हैं, तो उस टाइम हनुमान जी ने अपनी पूँछ को एकदम रावण के लेवल में बैठे हुए हैं। उधर सामने रावण को दिखा रखा है। विभीषण द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ रामायण, रावण मीट्स, हाँ, जब विभीषण आते हैं राम जी से मिलने। उसके बाद डिपिक्ट किया कर रखा है कि राम सेतु का बनाना है, ये देख लीजिए लंका की तरफ जाते हुए। और इधर भाई फिर जो कुंभकर्ण है उनको उठाने का प्रयास कैसे हो रहा है, कैसे नहीं। भाई कुंभकर्ण को कैसा दिखा रखा है देखो ना, एकदम
कुंभकर्ण को उठाया और उसके बाद जो फाइनल युद्ध था उसकी वो बहुत अच्छा डिपिक्शन है यार। रामायण को एकदम आपने समराइज़ करना है ना, तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। कैसे जो वाल्मीकि थी उन्होंने रामायण लिखी, जो जो रामायण में होता है सब कुछ यहाँ पे दिखा रखा है। ये देख रहे भाई, बंदर घूम रहे हैं अपने इस मंदिर पे। दिस इज फॉर स्केरिंग मंकीज। सो मंकी विल रन अवे। ओके। यहाँ पे मंदिर के अंदर बंदरों को डराने के लिए ये भालू का ये मुकुट सा पहना हुआ है। इसको देख के फिर बंदर डर के भाग जाते हैं। अभी पता नहीं यार, आप मुझे बताना भाई, जहाँ पे भी हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी ना आपको, वहाँ पे बंदर कैसे ना कैसे करके पहुँच जाते हैं। ये कोइंसिडेंस है या फिर सच में ऐसा होता है या फिर मुझे ऐसा लग रहा है। देखो मैंने तीनों ऑप्शन दे दिए, आप मुझे अब तीनों ऑप्शन के लिए कमेंट करना कि क्या पॉसिबिलिटी है। भाई यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट के अंदर आप कोइंसिडेंस देखिए, एक साइड श्री कृष्ण और राधा और लेफ्ट में माओ जेडोंग। कंट्रीज यूएसए, सऊदी आई थिंक, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, पाकिस्तान, चाइना, हांगकांग, ये आई थिंक ताइवान या जापान का लग रहा है मुझे। अपना इंडियन, मलेशिया, यूएसटी, ब्रुनेई, ईरान। ये एक दुकान के अंदर गया था मैं भाई, वहाँ पे लेफ्ट साइड में माओ जेडोंग और राइट साइड में श्री कृष्ण और राधा जी की वो फोटो। मेरे हिसाब से जो माओ जेडोंग की फोटो लगा रखी है चाइनीज कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए लगा रखी होगी, वरना यार मतलब वो फोटो एक साथ मैच नहीं करती है। देखो फोटो कहीं पे भी कुछ भी लगा सकते हैं अपन, लेकिन भाई जो लोग थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं माओ जेडोंग की और कम्युनिस्ट पार्टी की, तो जो कम्युनिस्ट होते हैं वो एकदम एथिस्टिक टाइप के होते हैं, मतलब धर्म और भगवान के एकदम खिलाफ। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, कोई नास्तिक है तो नास्तिक भी ठीक है, कोई धार्मिक है तो धार्मिक भी ठीक है, लेकिन दोनों के एक साथ फोटो लगाना, मैं क्या बोलूँ इस सिचुएशन को कैसे डिफाइन करेंगे? आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यहाँ की डाइवर्सिटी तो अच्छी है भाई, बंदर है, ठीक ठाक पक्षी मिल जाएंगे आपको, पूरा एक काइंड ऑफ इकोनॉमिक सेंटर बना हुआ है। ये इधर नंदी और शिवलिंग और सामने है गणेश जी की मूर्ति। शायद साउथ इंडिया में गणेश जी को विनायक बोलते हैं, सेम लाइक महाराष्ट्र। ये वाला मुझे नहीं समझ आया किसकी मूर्ति है, लेकिन यार मंदिर बहुत प्यारा बना रखा है। इधर एक पीपल का पेड़ है, ये डिटेलिंग देखो ना भाई कितनी ज़्यादा है। और भाई सामने वाला है यहाँ का मोस्ट आइकॉनिक फ़ोटो, जो ये बड़ी सी फ़ोटो देख रहे हो, ये है मुरुगन की, मुरुगन भगवान। और ये देखो ना कितना कलरफुल सा बना रखा है। जो नॉर्मली आपको जो साउथ इंडियन अपने टेंपल मिलेंगे उनके अंदर जितने भी कलर यूज़ होते हैं ज़्यादातर, वो सब आपको इधर दिख जाएंगे। एक तो ये डार्क ब्लू पर्पल कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ लगता है मेरे को। लाइट कलर उतने यूज़ नहीं होते हैं साउथ इंडियन टेम्पल्स में, ज़्यादा आपको डार्क कलर मिलेंगे। एक तो भाई अंग्रेज़ों को ये बंदर क्यों पसंद आता है मेरे को ये समझ नहीं आता। ये देखो जितने भी अंग्रेज़ हैं सब भाई इस बंदर की फ़ोटो लेने में लग जाते हैं। उधर अपने पीछे चाइनीज़ भाई भी लग रहे हैं मेरे को इस बंदर की फ़ोटो ले रहे हैं। उनको क्या बोल रहा हूँ, मैं खुद ले रहा हूँ अब तो। बंदर भी भाई गोरों को देख के ज़्यादा अटैक करते हैं। देखो ये देखिए भाई, एकदम टॉप पे पहुँचने के बाद इस टाइप का व्यू आता है। ये भाई केव, जो बड़े वाली केव है उसके ऊपर पहुंच चुका हूँ। इस जगह की बाटू केव, उसकी सबसे मेन अट्रैक्शन ये वाला टेंपल है, श्री वल्ली देवनाई मुरली। ऊपर एकदम खाली है और नीचे चारों तरफ केव्स हैं, तो एक अच्छा सा गेटवे बन जाता है भाई, बहुत अच्छा। और ये वाली भी केव देखिए, ऊपर से धीरे धीरे शायद खुलने लग गई है। ये पूरी लाइमस्टोन की केव है भाई, और केव के अंदर ये बड़ा सा मंदिर। आई थिंक जो मलेशियन हिंदूज़ हैं ना, उनके लिए ये टेंपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तो ये मंदिर काफ़ी पुराना है, जो अपने इंडियन ट्रेडर्स थे उनके थ्रू बनाया गया था। इस मंदिर के पीछे हिस्ट्री भी अच्छी खासी है, और यहाँ श्रद्धालु भी काफ़ी लोग आते हैं, और यहाँ टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप सर्च करेंगे ना कुआलालंपुर की सबसे मोस्ट फेमस जगह, सबसे ऊपर तो आते हैं ट्विन टावर्स। ट्विन टावर्स के बाद सेकेंड नंबर पर आपको बाटू केव्स ही मिलेंगी, जो टूरिस्टों के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, इंडियन्स के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, और फिर स्पेसिफिकली जो हिंदूज़ हैं उनके लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। ये देखिए भाई एकदम बड़ी सी मूर्ति मुरुगन की। ये देखिए भाई, ये वापस जाने की टिकट ले लिया मैंने। भाई वापस से आज को मैं जो सेंट्रल रेलवे स्टेशन है
वहाँ पे, और यहाँ से मैं वापस अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। भाई अभी जिसमें मैं आया था ना वो थी मेट्रो। पंगा क्या हुआ कि यहाँ पे ना आज पेड़ वेड गिर गया है मोनोरेल का, जो भी एंट्री एग्जिट है उसके ऊपर, तो मोनोरेल के जो रूट्स हैं वो काफ़ी कम हो कर दिए हैं। ये देखिए भाई ट्रेन डिले हो रखी है, और ट्रेन डिले होने के पीछे कारण क्या है, पेड़ गिर गया था इस लाइन के ऊपर कल तूफान के कारण, तो उस कारण से ये वाली सर्विस डिले हो रखी है। वैसे भी है बहुत स्लो सर्विस है मोनोरेल, जितनी लोग इफेक्टिव सोचते हैं ना उतनी ज़्यादा है नहीं। हाँ ठीक है, ये कारोबार ज़्यादा आसानी से ले लेती है, जो कंजेस्टेड शहर है वहाँ पे आसानी से बन जाती है, लेकिन उतने मज़े वाली नहीं है ये। जो बाटू केव्स थी उनसे वापस आ चुका हूँ आज। भाई ये जो यहाँ का ट्रांजिट सिस्टम है, यहाँ की मेट्रो, यहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसके अंदर काफ़ी दिक्कत आ रखी है कल जो तूफान आया था उसके कारण। मलेशिया के अंदर जो सबसे बड़ा रिलीजन है दैट इज़ मुस्लिम इस्लाम, एंड दूसरे नंबर पे आता है हिंदुज़म, और जो हिंदुज़म को फॉलो करने वाले हैं उसमें सबसे ऊपर है अपने इंडियन तमिल्स, उसके बाद में फिर आपको थोड़ी बहुत पॉपुलेशन बाकी जो नॉर्थ इंडियंस उनकी भी मिल जाएगी, और कुछ पॉपुलेशन आपको जो अपने नेपाली लोग हैं उनकी भी मिल जाएगी, और उसके बाद जो थर्ड एथनिसिटी है यहाँ पर दे आर चाइनीज़। उनमें से कुछ लोग भाई जो बुद्धिज़्म उसको फॉलो करते हैं, और कुछ भाई जो चाइनीज़ फोक रिलीजन्स हैं जैसे शामिनिज़म, टेंगरिज़म, इस टाइप में। और यहाँ की जो करेंसी है मलेशिया की दैट इज़ मलेशियन रिंगट, विच इज़ इक्वल्स टू 1 मलेशियन रिंगट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 18 रुपीज़। एक्चुअली जो अभी भाई रेट तो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, अभी का रेट है 17 पॉइंट समथिंग। हॉस्टल भी मुझे है ना यहाँ पे काफ़ी ठीक प्राइस में मिल गया। अगर आप पर्सनल रूम भी लेना चाहते हो तो इतना वो नहीं है, मतलब प्राइस ही नहीं है, 1000-1200 रुपये में आपको ठीक ठाक रूम मिल जाएंगे। भाई सबसे बेस्ट जगह है यहाँ पे ट्विन टावर्स, वो मैं बाद में एक्सप्लोर करूँगा। ऊपर जो जगह दिख रही है ना वो ये मेरा हॉस्टल, और अभी उधर ही जा रहा हूँ मैं आपको इंडियन और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस का एक एग्जांपल देता हूँ। उधर आगे एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट का नाम है इंडियन मुस्लिम रेस्टोरेंट अली। कम से कम 3-4 हो रहा है, तो डोसा वोसा मिल रहा, मतलब जो भी आपको इंडियन खाना इजीली मिल जाएगा। 200 रुपये में आपका एक अच्छा खासा खाना हो जाएगा, 200 रुपये में। बहुत सस्ता है यार मलेशिया, थाईलैंड से सस्ता लगा मुझे। टैक्सी यहाँ पे सस्ती है, और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे ठीक ठाक रेट है। अरे एक चीज़ और देखो यार, जिस हॉस्टल में मैं रुका हुआ हूँ भाई वो 26 फ्लोर पे है, और इस बिल्डिंग में टोटल 27 आई थिंक। ये है मेरे हॉस्टल का नाम, ओहाना केएल हॉस्टल एंड कैफे इन द स्काई। ये इस टाइप के रूम है इनके पास, हुक्का भी है भाई इनके पास। इनका जो व्यू है ना वो बड़ा तगड़ा है, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। गर्मी भाई बैंकॉक में जैसा छोड़ के आया था, फिर भी बैंकॉक के साथ अगर आप कंपेयर करोगे बैंकॉक और म्यांमार के साथ, तो यहाँ का जो वेदर है ना वहाँ से लाख गुना अच्छा है। बैंकॉक और म्यांमार में भाई हालत खस्ता हो गई थी। जब 15-20 फ्लोर एकदम ऊपर जाते हैं ना, तो कानों के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना उसका थोड़ा सा फर्क सा ही पड़ता है। ये देखिए भाई, ये वाला जो व्यू है ना ये है मेरे हॉस्टल से व्यू। उधर पूरा कुआलालंपुर दिख रहा है, सामने जो वो मेन ट्विन टावर है उधर, उनके ऊपर भी मैं जाके आऊँगा, लेकिन अभी नहीं। जो अभी आपने देखा ना भाई, ये था मेरा हॉस्टल। और अब मैं जो मेरी आगे की जर्नी है, बेसिकली जो मेरी मलेशिया की अब आगे की जो जर्नी है, इसको थोड़ा मैं होल्ड करने वाला हूँ फॉर 7 डेज। ट्रिप को मैं रोक रहा हूँ, पोज कर रहा हूँ, ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, चिंता मत करो। जो बड़े वाला बैग है मैं ऑलरेडी हॉस्टल में रख के आ गया हूँ। थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से इंडिया की तरफ डिपार्चर कर रहा हूँ। जो पासपोर्ट वाला सीन शायद मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था ना कि यार मेरे साथ पंगा हो गया है, मेरे को पासपोर्ट आगे मिल नहीं रहे, और मेरे आगे फिर एक और ट्रिप करने का प्लान है। कम से कम 5-6 कंट्री लाइंड अप उसके लिए। शुभम के साथ बात चल रही है, अगर होगी तो ठीक है, वरना फिर देखते हैं। तो ये है भाई, और जैसे उन्होंने मेरे पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा वाजा चिपकाया, स्टैम्प मारे, तो अब पासपोर्ट के अंदर पेज बचे नहीं है। एक तो मुझे जयपुर जाने की अच्छी फ्लाइट मिल गई थी, और कल सुबह की मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है जयपुर के अंदर। सुबह 10 बजे मेरी अपॉइंटमेंट है, और तत्काल में मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है। आई थिंक 4 से 5 दिन के बाद मुझे पासपोर्ट मिल जाएगा, और वापस से फिर जयपुर से कुआलालंपुर आ जाऊँगा, क्योंकि मेरा बड़े वाला बैग मैं हॉस्टल में छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पे कुआलालंपुर में। तो भाई प्लान बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो रहे हैं, फिर वहाँ से ले ही लेते हैं यार, ये अच्छा मौका मिल रहा है मेरे को। पता है कितने की फ़्लाइट मिली है? कुआलालंपुर से जयपुर की फ़्लाइट पड़ी है मुझे 5000 रुपये की, और आने की फ़्लाइट पड़ जाएगी मुझे लगभग 5 से 7000 रुपये की। और अगर यूँ मान लीजिए 12 और 4000 मेरे पासपोर्ट के लगेंगे, 16000 रुपये में मुझे एक हफ्ते के अंदर नया पासपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मान लो मेरा पासपोर्ट एक्सेप्ट भी हो जाता ना, तो उसके कम से कम 22000 के आसपास लग जाते। ठीक है, इतने नाना नानी के पास भी मिल के आ जाऊँगा, और नया पासपोर्ट भी मिल जाएगा। तो बस भाइयों,
इस वीडियो में इतना ही। बाकी ये था मेरा मलेशिया का फर्स्ट इंप्रेशन। मुझे बाटू के उस घूम के आना था, उसके बाद मैं देखना था कि यार क्या करूँ क्या ना करूँ। तो सारी की सारी चीज़ें ना मैंने अभी डिसाइड की वहाँ से आने के बाद। बैग तो मैंने ऑलरेडी पैक करके रख दिए थे, लेकिन मैं श्योर नहीं था कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर मतलब यार कर ही लेते हैं। तो बस भाइयों इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।